हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ये हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की सीरीज है जो कि है जीरो टू प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर और ये है डे नंबर 5। और डे नंबर 5 में आज हम सीखेंगे इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट प्रोसेस। देखिए, जब भी हम कहीं काम स्टार्ट करते हैं, जो वर्क फ्लो होता है वो कैसे हम करते हैं। मतलब कि डिजाइनिंग करने से पहले एक डिजाइनर क्लाइंट से क्या क्या चीजें पूछता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट प्रोसेस कैसे ये होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सोचते हैं कि जो डिजाइनिंग है वो ड्राइंग से स्टार्ट होती है, कि हम ड्राइंग बनाएंगे तो डिजाइनिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी या वो प्रोसेस हम बनाएंगे। नहीं, देखिए, जो डिजाइनिंग स्टार्ट होती है वो क्लाइंट से होती है। सबसे पहले क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को जाना जाता है, उसके बाद ही हम डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब उसमें क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हमें स्टार्ट करनी है चीजें, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले क्लाइंट को हमें समझना है और जो उनसे पूछना है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हु इज गोइंग टू स्टे, मतलब कि देखिए, एक घर में 2 बेडरूम भी होते हैं, 3 भी होते हैं, अलग अलग फ्लोर भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फैमिली साइज की, कि इस फैमिली का साइज कितना है। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले कि किस एरिया में कौन रहेगा, किस बेडरूम में रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वो चीजें वहां पर डिजाइन करनी है, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीजें डिजाइन करनी है। उसके बाद फैमिली का साइज कितना है। ठीक है, क्योंकि फैमिली के साइज से हम ड्राइंग रूम को डिजाइन करते हैं, उसी के प्रोसेस के थ्रू हम डिजाइन वहां पर करेंगे। इसके बाद आता है कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। देखिए, डिजाइनिंग जो होती है वो अलग अलग तरीके से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। नॉर्मल भी होती है, मॉडर्न भी होती है, लग्जरी भी होती है, अल्ट्रा लग्जरी भी होती है, प्रीमियम भी होती है। तो डिजाइनिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, अब क्लाइंट का लाइफ स्टाइल कैसा है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए, उनके टेस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, जब भी हम आगे उस चीज को प्रोसेस हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग में जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो बजट क्लियरिटी। अब क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे अपने घर का इंटीरियर करवाना है, तो आप उसके घर का एक काफी अच्छा इंटीरियर करके उसकी डिजाइनिंग आप करके देते हो। अब जब वो एक्चुअल साइट पे जब वो काम होगा, अब उनका तो बजट है कि उनका 2 BHK का फ्लैट है, कि वहां पे 10 से 12 लाख रुपए का उनका बजट, और आपने डिजाइनिंग ऐसी कर दी जिसमें 20 लाख रुपए से ऊपर की कॉस्टिंग जा रही है। तो वहां पर सारे का सारा काम खराब हो जाएगा, ना वो डिजाइनिंग सक्सेसफुल होगी, ना ही वो काम हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बजट क्लियरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग में। देखिए, क्लाइंट आपके पास आएंगे, वो कहेंगे यार बना दो, आप बनाओ ना, लेकिन ऐसे नहीं होता। सबसे पहले क्लाइंट का बजट जाना जाता है कि आपका बजट कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिजाइनिंग वहां पर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टोटल बजट कितना है। 2 रूम में इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी है, या लिविंग रूम में करवाना है, या किचन में डिजाइनिंग करवानी है, या पूरे होल उनके फ्लैट में या उनके घर में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करना है। ठीक है, तो उनका टोटल बजट कितना है। ठीक है, अब जब भी वहां पर उनको कैलकुलेशन के साथ आप बताओगे कि सर, अगर वो कहते हैं कि सर मेरा 3 BHK का फ्लैट है और मेरा बजट है 10 लाख रुपए, और उनकी रिक्वायरमेंट फॉल सीलिंग की भी है, लकड़ी का जितना भी काम है वहां पर, और उनका कुछ वॉल पर डिजाइनिंग चाहिए, थोड़ा सा टाइल्स वर्क और पेंटिंग वर्क बहुत हाई फाई उनको चाहिए, और उनकी जो उन्होंने बताया 10 लाख रुपए, और आपने जो एस्टिमेट निकाला वो 15 से 16 लाख रुपए का वहां पर जा रहा है, तो आप उनको साफ बोलो जी सर 10 लाख रुपए में आपका ये नहीं हो सकता। आपको झूठ नहीं बोलना, कि एग्री नहीं करना कि नहीं सर हो जाएगा, चलो कुछ कम ज्यादा करके हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, थोड़ा बहुत 50-60 हजार 1 लाख रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 5-6 लाख रुपए अगर ऊपर जा रहे हैं तो वो काम परफेक्ट नहीं होगा, उनका काम भी वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके बाद क्या क्या चीजें मतलब मेन है, मतलब सबसे पहले अगर उनका बजट कम है और उनको डिजाइनिंग करवानी है, तो मेन आइटम्स जो होती हैं, मतलब एक इंटीरियर डिजाइनिंग में जो मेन आपको बताऊं, सबसे पहले लोग अपने घर का इंटीरियर करवाते हैं, मतलब सॉरी, इंटीरियर में कह रहा हूं, इंटीरियर में मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं, फॉल सीलिंग करवाते हैं। ठीक है, और एक अपना एक लिविंग रूम अपना डिजाइन करवा लेते हैं, और वार्डरोब आप डिजाइन करवा लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं कि जो एक लो बजट में हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीजें कौन सी हैं जहां पर उनको डिजाइनिंग करवानी है, आप उनको वो चीजें सजेस्ट कर सकते हो,
और बाद में आप ये चीजें करवा सकते हो, इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप उनको वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होती है, क्लियरिटी होती है उस बजट के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो स्पेस यूज। देखिए जो स्पेस होगा उसके बारे में हम जानते हैं कि रूम का पर्पस क्या होता है, ठीक है। कोई मैरिड कपल है, कोई ओल्ड एज है, ठीक है, या किड्स हैं, तो उस रूम का पर्पस क्या है, उसी पर्पस के अकॉर्डिंग आपको उसकी डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। जैसे लिविंग रूम है तो लिविंग रूम में गेस्ट आते हैं, फैमिली टुगेदरिंग हम करते हैं, शाम को बैठते हैं, डाइनिंग एरिया होता है वहां पर, तो उसी पर्पस के अकॉर्डिंग वो चीजें हमें डिजाइन वहां पर करनी है। इसके बाद आता है डेली यूज, मतलब डेली का यूज कैसा होगा, किस तरीके से आप उसको यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स लिस्ट की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हम पूछते हैं, उसकी एक लिस्ट हमें क्रिएट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। सबसे पहले कि उनको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। देखिए स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफी जो लोग फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, उनको स्टोरेज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास खाली वही एरिया है, 2 BHK है, 3 BHK है, 4 BHK है, 1 BHK भी है, उनके पास खाली वही एरिया है, उन्हीं में उसको उनको रहना है, उसी में स्टोरेज वहां पर क्रिएट करनी है, हर एक चीज वहीं पर उनको बनानी है। लेकिन जिनका अपना घर होता है उनके पास स्टोरेज के लिए या अलग से काफी सामान होता है, तो वो उसको अलग से टेरिस पर एक रूम क्रिएट वहां पर बना सकते हैं और वहां पर स्टोरेज का एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट सिस्टम में नहीं होता, तो उनको स्टोरेज की कितनी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा है तो आप ज्यादा स्टोरेज टाइप की वहां पर डिजाइनिंग करोगे, कम है तो मिनिमल, मतलब थोड़ी थोड़ी आप डिजाइनिंग करोगे कि स्टोरेज तो हमें क्रिएट करनी पड़ती है। आप लिविंग रूम में जाओ या बेडरूम में जाओ, किचन में जाओ, तो स्टोरेज हमें वहां पर बनानी पड़ती है, तो उनको रिक्वायरमेंट है तो आप हैवी स्टोरेज वहां पर डिजाइन करोगे, ज्यादा वहां पर स्टोरेज के लिए स्पेस क्रिएट करोगे। अगर कम है तो वहां पर कम आप डिजाइनिंग करोगे, तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद सिटिंग, अब फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड करता है कि सिटिंग एरिया जो होता है मेनली लिविंग रूम में, तो सिटिंग एरिया 5 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है, या गेस्ट के अकॉर्डिंग कि उनके घर पे ज्यादा गेस्ट आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप वहां पर सिटिंग एरिया उनका क्रिएट कर सकते हो, किस टाइप का एरिया वहां पर आपको बनाना है, कितनी सिटिंग सोफे की आपको वहां पर चाहिए, ठीक है, या एक्स्ट्रा सिटिंग भी हमें करनी हो तो वहां पर एक स्पेस हमारे पास हो उतना, ठीक है। इसके बाद आती है वर्क एरिया, ठीक है, कि उनको वर्क एरिया की अलग से रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो उस टाइप से आप डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद किड्स स्पेस, ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं कि अपने घर में एक किड स्पेस वहां पर क्रिएट करवाते हैं कि बच्चों के लिए एक अलग से स्पेस हमें चाहिए जहां पर बच्चे खेल सके, मस्ती कर सकें, ठीक है, और जो बाहर की चीजें वो डिस्टर्ब ना हो या तोड़ फोड़ ना हो, तो इसलिए एक अलग से स्पेस वहां पर बनाते हैं उनके लिए, जहां पर उनके टॉयज वगैरह जितनी भी बच्चों से रिलेटेड चीजें होती है वहां पर वो बनाते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्टाइल प्रेफरेंस की, ठीक है। अब स्टाइल भी हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या पॉइंट है, सबसे पहले कि मॉडर्न है, मतलब उनको जो डिजाइनिंग चाहिए वो मॉडर्न चाहिए, मिनिमल चाहिए, ठीक है, या हमें लग्जरी में चाहिए, ठीक है। तो ये 3 तरह की हम डिजाइनिंग करते हैं मेनली, जैसे मॉडर्न होगी, मिनिमल हो गई, या लग्जरी होगी, फिर अल्ट्रा लग्जरी, प्रीमियम, वो बहुत हैवी डिजाइनिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेनली जो ज्यादातर करवाते हैं क्लाइंट वो या तो मॉडर्न होगी थोड़ी, ठीक है, या थोड़ा सा मिनिमल होगी, मतलब कि कहीं पर थोड़ी सी आपको डिजाइनिंग, मतलब प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग होगी, लेकिन आपको एक हैवी डिजाइनिंग नहीं दिखेगी कहीं पर भी, ठीक है। एक सिंपल क्लीन डिजाइनिंग वहां पर होती है जिसको हम थोड़ी सी क्लासिक डिजाइनिंग बोलते हैं, या लग्जरी में तो सारी लग्जरी आइटम्स होती हैं, उस तरीके से हम डिजाइनिंग करते हैं। तो उनका टेस्ट कैसा है, कैसा उनका स्टाइल है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उन्हीं पर डिपेंड करती है उनके घर की डिजाइनिंग हमें कैसी करनी है, ठीक है। इसके बाद जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो इन्फो है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, देखिए जब कंस्ट्रक्शन होती है तो मेन मेन पॉइंट्स वहां पर छोड़ दिए जाते हैं, जब हम स्लैब की कास्टिंग होती है तो वहां पर मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, तो उसके बाद स्विचेस कहाँ पर आने हैं। लेकिन जब इंटीरियर डिजाइनिंग हम प्रॉपर तरीके से करवाते हैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग में हम टेक्निकल पॉइंट्स, हम जो सॉरी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है वो हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग ही वो पॉइंट्स वहां पर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आती है कि प्लम्बिंग, ठीक है, हम जब वॉशरूम वगैरह बाथरूम हम डिजाइन करते हैं तो प्लम्बिंग पॉइंट्स कैसे होंगे, कहाँ से, ठीक है,
कहाँ टैप्स होगी, किस तरीके से पानी का मतलब सिस्टम वहाँ पर क्रिएट होगा। तो वो चीज़ें भी, जैसे किचन में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमने जब कंस्ट्रक्शन करवाई तो हमारा जो मतलब जो वॉश एरिया था वो अलग था, लेकिन अब हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दिया, तो पहले ही सारी चीज़ें हमें वहाँ पर ड्राइंग क्रिएट करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल की और प्लम्बिंग की भी। ठीक है, तो प्लम्बिंग हमारा हो गया। इसके बाद हम एसी पॉइंट्स की बात करते हैं। तो एसी के पॉइंट्स कहाँ पर होंगे? लाइन पहले से ही हमें वहाँ पर, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने एसी बाद में हम फिट करवा रहे हो, अलग से हमने काफ़ी अच्छा इंटीरियर करवा, अलग से उसकी जो लाइन है वो हमारी बाहर से दिख रही है, तो उसको इंटरनल पहले हम उसको वहाँ पर बना देंगे, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, और मेन एसी के पॉइंट्स कहाँ से ऑन ऑफ होने हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद सीलिंग की हाइट हमें कितनी रखनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम फॉल सीलिंग करते हैं तो लमसम 6 इंच या 1 फीट तक भी वो डाउन की जाती है, डिपेंड करता है। लमसम तो 6-7 इंच तक जाती है, लेकिन काफ़ी डिजाइनिंग ऐसी होती है कि जिसमें 1 फीट तक भी वो डाउन करी जाती है। उस डिपेंड करता है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। सिंपल डिजाइनिंग हो तो 6 इंच में काम चल जाता है। तो सीलिंग की हाइट हमारी, अगर इस टाइप की डिजाइनिंग मांग रहे, मान के चलिए जो फ्लैट सिस्टम होता है, तो वहाँ लमसम 8.5 फीट तक ही वहाँ पर आपको हाइट मिलती है, और आप फॉल सीलिंग 6 इंच या 1 फीट तक वो चली जाए तो उनके पास हाइट ही नहीं रहेगी। तो इसलिए इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर एंट्री एंड लाइट एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, एंट्री में हम बात करते हैं यहाँ पर डोर्स की। तो डोर्स की ओपनिंग कहाँ कहाँ से है? लिविंग बाहर से जब हम आ रहे हैं लिविंग एरिया के लिए, बेडरूम के लिए, किचन के लिए, वॉशरूम के लिए, तो एंट्री कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद हाउ डज द एंट्री फील, मतलब कि हम जब किसी के घर में एंटर करते हैं, जब डोर से ही, जब हम किसी डोर से अंदर घुसते हैं, तो जो एक फील आती है, जो एक फोकल पॉइंट होता है, मैंने पिछली सीरीज में बात करी है फोकल पॉइंट की, जो मतलब एक चीज ऐसी डिजाइन हमें करनी पड़ती है बेडरूम में, एक वॉल ऐसी डिजाइन होगी जब हम रूम से अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बाहर से रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो एक वॉल ऐसी क्रिएट होती है जो हमें लगती है कि यार क्या बहुत जबरदस्त डिजाइनिंग है। ठीक है, तो वो एक एंकल पॉइंट होता है। ठीक है, तो वो व्यू क्रिएट हमें वहां पर करना पड़ता है। इसके बाद विंडो की पोजिशंस कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि वहीं से हमारी लाइट आएंगी। तो जो नेचुरल लाइट होगी और जो हमारी आर्टिफिशियल लाइट होंगी, वार्म लाइट भी होंगी, उसमें कूल लाइट भी होंगी, तो उनका एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, इस टाइप से हमें चीजों को वहां पर डिजाइन करना है। इसके बाद है आपका मोमेंट एंड डेड स्पेसेस। ठीक है, जो मोमेंट होता है इसके बारे में बात करिए, और डेड स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको किस तरीके से हमें एक मतलब उस डिजाइनिंग के अंदर फिट करने होते हैं वो डेड स्पेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले वॉक पाथ कि हम देखिए, अब ये डिजाइनिंग है तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चलिए बाहर से आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ से जाने के लिए भी स्पेस है, इधर से भी जाने के लिए स्पेस है, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, और पीछे की साइड भी स्पेस पे हम उस बालकनी में भी इजीली एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस हमारे पास है, मतलब एक वॉकिंग पाथ हमारी क्रिएट है। ठीक है, तो हमें जब भी डिजाइनिंग करो तो हम एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं उस घर के अंदर, तो कोई बीच में ऐसी चीज ना है कि जो वो रास्ता रोके, एक वॉकिंग पाथ हमें वो क्रिएट करके चलनी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन आपका होता रहना चाहिए, मतलब कि अगर कोई आ जा रहा है तो वो डिस्टर्ब ना हो। देखिए, अगर यहाँ पर कोई बैठ रहा है तो अब ये तो नहीं कि जब यहाँ पर कोई बैठा तो यहीं से जाएगा, उनके लिए स्पेस है यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई किसी को यहाँ पर बैठना है तो वो यहीं से आ जाएगा ना, वो ऐसा तो नहीं कि यहाँ से घूम के यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही चीज बेडरूम में होती है, ये लिविंग रूम में होती है, ऐसे ही किचन में होता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन हमारी हो। इसके बाद जो कॉर्नर्स होते हैं, देखिए जैसे कि ये हमारा कॉर्नर है, ये हमारा कॉर्नर है, इनको हम डेड स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने लैंप रख दिया, अब हम यहाँ पर क्या रखा, हमने एक यहाँ पर एक अलग से गमला वहां पर हमने रखा है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल रख लो, ठीक है, या आप किसी भी तरह के यहाँ पर रख सकते हो, तो वो देखने में अच्छे लगते हैं और हमारा डेड स्पेस एक इंटीरियर के साथ मैच कर जाता है, वरना वो जो कोना होता है वो बहुत गंदा लगता है वहां पर। इसके बाद यूजलेस एरिया जो हमारे यहाँ पर होते हैं, अब हमारे घर में काफी ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब एरिया ऐसा होता है जो यूजलेस होता है, उसका हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से, या तो आप उसको किसी स्टोरेज में, एक इंटीरियर के पार्ट उसको डिजाइनिंग के अंदर आप उसको ले सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पर डिजाइनिंग कर सकते हो। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स थे कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, ठीक है,
उनकी नीड को हम समझते हैं, उनके लाइफ़स्टाइल को हम समझते हैं, उसी के बाद हम उनकी डिज़ाइनिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि उनसे बिना पूछे हम कुछ भी डिज़ाइन कर देते हैं। और सबसे मेन चीज़, उनका बजट आपको पता करना है, उनसे पूछना है, जभी आपको उस बजट के अंदर कैसी डिज़ाइनिंग हो सकती है, क्या मटेरियल वहाँ पर लग सकता है, जभी आपको वो प्रोसेस आगे करना है। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।